जब भी कोई संदिग्ध मौत होती है, यानी असल में जब उस मौत का कोई पूरा कारण समझ में नहीं आता कि आखिर इसकी मौत किस तरीके से हुई, या किसी मौत पर किसी को शक होता है कि इसकी मौत नॉर्मल नहीं बल्कि ये एक कत्ल है, तो उसमें पुलिस के पास एक ऑप्शन होता है पोस्टमार्टम का। यानी पुलिस उसका पता पोस्टमार्टम से लगा लेती है कि आखिर इसकी मौत की वजह क्या है। लेकिन क्या हो जब सामने बॉडी ना हो और उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, उसे अग्नि के हवाले कर दिया गया हो, अब पुलिस के पास उस लाश से लेकर कुछ भी नहीं, तो पुलिस कैसे पता करेगी कि आखिर ये मौत नॉर्मल है या फिर कत्ल है। आज की कहानी भी कुछ इसी तरीके से। ये कहानी असल में हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर में एक व्यापारी जिनका नाम योगेंद्र भद्रा है, ये प्लाईवुड के अच्छे व्यापारी थे। इनका कारोबार बहुत अच्छा था, काफ़ी पैसे वाले थे। होता ये कि ये डेली रूटीन के हिसाब से अपने घर आते हैं, रात में खाना पीना खाते हैं और उसके बाद फिर ये सो जाते हैं। सुबह जो इनके उठने का वक्त होता है, जब ये उस वक्त पर नहीं उठते तो इनकी पत्नी वहाँ पर जाती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद योगेंद्र भद्रा की नींद नहीं खुलती। तो उसे घबराहट होती है, वो फौरन शोर मचाती है। आस पड़ोस के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसने अपने पिता को भी कॉल किया। प्रियंका के पिता एक डॉक्टर थे। जब वो अपने पिता को कॉल करती है, जब वो ये बताती है कि उनके रात में ये सिम्टम्स थे, वो घबरा रहे थे, इस तरीके से उनकी बेचैनी बढ़ रही थी, तो जो प्रियंका के पिता थे वो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक का निशान है। यानी जो सिम्टम्स थे वो साइलेंट हार्ट अटैक के बताए जा रहे थे। अब वो भी पता चल गया कि ये साइलेंट हार्ट अटैक है। तो उसके बाद फिर ये जो मामला सारा हो रहा था वो 27 मई 2016 को इस तरीके से सुबह में जब पत्नी उठाने जाती और वो नहीं उठते, अब ये होता है कि इनकी मौत हो जाती है। फिर रोना धोना घर में मच जाता है। योगेंद्र भद्रा के पिता और माता वो भी गांव से वापस घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर 28 मई को इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब वक्त बीतता है, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मेहमान जो आए होते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरते गुजरते मई से जून आ जाता है। लगभग योगेंद्र भद्रा की मौत को 1 महीना गुजर जाता है। अब उसके सास ससुर यानी प्रियंका के सास ससुर को यह गम था कि उनका बेटा चला गया और उनकी जो बहू है वो विधवा हो गई। लगभग 18 साल से उसका रिश्ता उनके बेटे के साथ था, अब वो विधवा हो चुकी है। इस बात को लेकर उन्हें काफ़ी गम था, इसलिए वो उससे बहुत हमदर्दी जाहिर करते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुजरता है, योगेंद्र भद्रा के माता और पिता को प्रियंका के अंदर कुछ बदलाव दिखने लगता है। यानी जिस तरीके से पति के जाने का गम होना चाहिए, प्रियंका के अंदर वो नहीं दिख रहा था। वो नॉर्मल हंसी खुशी अपना वक्त गुजारती, हंसी खुशी वो घर में रहती, वो बाहर जाती। जबकि अगर किसी की मौत 1 महीना पहले हुई और उसकी विधवा इस तरीके का व्यवहार करे तो शक बनता था। और इसी तरीके का शक योगेंद्र भद्रा के माता और पिता को भी होता है। अब उन्हें यह शक होने लगता है कि उनके बेटे की मौत नॉर्मल मौत नहीं बल्कि ये एक कत्ल जाहिर होता है। उन्होंने कुछ दिनों तक इसे नॉर्मल समझा, लेकिन जैसे ही जैसे वक्त गुजरा और प्रियंका का रवैया बदलने लगा तो उन्हें ये यकीन होने लगा कि शायद जो वो सोच रहे हैं वो सच हो। वो फौरन वहाँ इलाके के जो लोकल पुलिस ऑफिसर होते उनसे मिलते और उनसे अपने शक को जाहिर करते और वो ये कंप्लेन करवाते कि मुझे शक है कि मेरे बेटे की नॉर्मल मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, हम तफ्तीश करेंगे। लेकिन वक्त गुजरता है, पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते क्योंकि उन्हें ये एक नॉर्मल मौत लग रही थी और वो लोग इसमें कम इंटरेस्टेड लग रहे थे। इस वजह से पुलिस वाले भी तफ्तीश नहीं करते। बार बार योगेंद्र भद्रा के पिता जाते थाने में, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। फिर वो एक बात सोचते हैं और वो बात ये होती है कि पुलिस उनका साथ नहीं दे रही, तो अब वो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करेंगे। प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी में वो जाते हैं, वहाँ से एक जासूस हायर करते हैं और वो बताते हैं कि इस तरीके से मुझे शक है और मुझे इसका प्रूफ चाहिए। अब डिटेक्टिव भी लग जाते हैं अपने काम पर और वो निगरानी करते प्रियंका की कि कभी भी वो इधर उधर जाया करती तो उसके पीछे जाते, वो किससे मिलती है, किससे बातचीत करती है, सब कुछ ध्यान में रखते हैं। लगभग 2 महीने गुजरने के बाद प्रियंका अपने घर से कुछ बताकर निकलती है कि मैं फलां जगह जा रही हूँ, और वो वहाँ से निकलती है और चंडीगढ़ जाती है। लेकिन इनके पीछे पीछे जो जासूस योगेंद्र भद्रा के पिता ने लगाए थे, वो जासूस भी इनका पीछा करते हुए उस जगह पर जाते हैं जहाँ प्रियंका जाती है। प्रियंका असल में जिस जगह बताकर जा रही थी वो उस जगह नहीं गई थी बल्कि चंडीगढ़ गई थी, और चंडीगढ़ में वहाँ पर उसके कुछ दोस्तों की पार्टी थी
और वो उस पार्टी में शामिल होने के लिए गई थी। पार्टी में नाच गाना होता है, वहाँ पर मौजूद जो जासूस होते हैं वो प्रियंका की कुछ फुटेज और वीडियोस को बनाकर जब वो वापस आते हैं, वापस आने के बाद योगेंद्र भद्रा को पिता को जैसे ही वो वीडियो दिखाते हैं, योगेंद्र भद्रा के पिता की जो शक की गुंजाइश थी वो यकीन में बदल गई थी। क्योंकि असल में उस वीडियो में प्रियंका हंसी खुशी नाच रही थी और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम रोहित बताया जा रहा था। रोहित के साथ वो इस तरीके से जुड़ी हुई थी, इस तरीके से घुल मिल रही थी कि जैसे इसके साथ इसका काफ़ी अच्छा रिश्ता हो, काफ़ी करीबी रिश्ता हो। अब जैसे ही ये वीडियो देखते हैं उन्हें शक जो था वो यकीन में बदल जाता है। उस लड़के के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जिस इलाके में ये लोग रह रहे थे उस इलाके से कुछ दूरी पे एक जिम है और ये रोहित उसी जिम का ट्रेनर है। असल में होता यह कि प्रियंका का वेट कुछ दिन पहले कुछ बढ़ जाता है। प्रियंका जिम ज्वाइन करती है और वो उसी जिम को ज्वाइन करती है जहाँ पर ये रोहित होता है। रोहित के साथ इसकी दोस्ती होती है और दोस्ती फिर शायद करीबी रिश्ते में बदल जाती है। अब होता यह है कि पुलिस वालों को इसमें तफ्तीश करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, वो इसको नज़रअंदाज करे बैठे थे। पिता ने जासूस लगाया, जासूस से जब ये फुटेज सामने आती तो योगेंद्र भद्रा के पिता हरियाणा के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जाकर मिलते हैं। वो अपनी इस बात को बताते हैं, अपने शक को जाहिर करते हैं और जो जासूस के हिसाब से जो जासूस के दिए हुए प्रूफ थे उसे वो डीजीपी को दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि मुझे शक है कि मेरे बेटे की नॉर्मल मौत नहीं बल्कि ये एक हत्या है। और इसके ये सबूत है कि एक विधवा जिसके पति को मरे हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए वो इस तरीके से हंसी खुशी नाच रही और एक गैर मर्द के साथ इस तरीके का रवैया रख रही। हरियाणा के डीजीपी को भी ये बात सीरियस लगती है। वो फौरन वहाँ के करनाल के एसपी को यह ऑर्डर देते हैं कि एक टीम गठित की जाए। तो एसआईटी की एक टीम गठित की जाती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम। एसआईटी की टीम गठित करने के बाद अब ये टीम लग जाती है इस कत्ल के राज को फाश करने के लिए। होता ये कि जो भी प्रूफ उनके पास डिटेक्टिव के जरिए पहुंचे थे उनके पास उसके अलावा कोई भी ना तो बॉडी थी ना तो कोई ऐसी चीज़ थी जिससे कत्ल का पता लगाया जा सके। लेकिन ये प्रूफ थे कि जो प्रियंका है उसका रवैया काफ़ी हद तक बदल चुका है और किसी भी महिला का रवैया इस तरीके से नहीं बदलना चाहिए कि 2 महीने पहले उसके पति की हत्या होती है और वो इतनी ही दिल में इस तरीके से रिलैक्स हो जाती। पुलिस वाले वो सारे प्रूफ को अपने अंडर में लेते हैं और उसके बाद तफ्तीश शुरू कर देते हैं। लगभग 2 महीने तक ये तफ्तीश आगे बढ़ती है। 2 महीने में सबसे पहले पुलिस वाले ये करते हैं 27 मई 2016 को जब योगेंद्र भद्रा की मौत होती है उस दिन वहाँ पे जो भी मोबाइल लोकेशन थे उसे निकालती है। तो वो देखते हैं कि जब योगेंद्र भद्रा की मौत हुई उस वक्त वहाँ पर 2 नंबर एक्टिव थे, यानी जो प्रियंका के नंबर थे उससे लगभग 40 कॉल रोहित को की गई थी। अब पुलिस वाले जैसे ही ये देखते हैं फिर रोहित की डिटेल निकालते हैं। रोहित की डिटेल निकालने के बाद फिर ये पता चलता है कि जिस वक्त इसकी मौत हुई वहाँ पर 2 मोबाइल नंबर एक्टिव थे और वो 2 मोबाइल नंबर यानी रोहित और प्रियंका के नहीं थे बल्कि वो दूसरा नंबर था। लेकिन होता ये कि ये सिम जिस मोबाइल में लगी थी वो प्रियंका और रोहित के ही मोबाइल में लगी थी, यानी ये दोनों कत्ल से पहले अपने मोबाइल की सिम को बाहर निकालते हैं, एक दूसरी आईडी से नंबर जो लिया होता है उसे अंदर लगाते हैं और उस नंबर से कंटिन्यू ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब उसके बाद जैसे ही पुलिस वालों को ये लगता है पुलिस वाले फौरन रोहित को उठाते हैं। रोहित को उठाने के बाद फिर उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, उसे ये सब बताते हैं कि तुमने सिम बदला, तुम इस लोकेशन पे थे और बाकी ये भी धमकी देते हैं कि जो प्रियंका है उसने अपना सारा राज खोल दिया, वो सारे राज को फाश कर चुकी है, वो बता चुकी है तुम लोगों ने किस तरीके से प्लान किया। ये सुनने के बाद उसे कुछ यकीन भी हो जाता है कि शायद प्रियंका टूट चुकी है और इनके पास कुछ प्रूफ भी पहुंच चुके हैं। रोहित सारी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि प्रियंका का जब वेट बढ़ने लगा तो वो मेरी जिम ज्वाइन कर लेती है, हमारे बीच दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती फिर प्यार में बदलती है और इस तरीके से ये बात योगेंद्र भद्रा को पता चल जाती है। योगेंद्र भद्रा इसका विरोध करता है, मुझे डांटता बोलता है और मारने की भी कोशिश करता है और अपनी पत्नी प्रियंका को भी उसने मारा भी था और डांटा बोला भी था। इस तरीके से जब उसको ये बात पता चल गई तो हम लोगों के बीच मिलना जुलना कम हो गया था, लेकिन हम लोग आपस में शादी करना चाहते थे और शादी तभी संभव थी जब योगेंद्र भद्रा को रास्ते से हटाया जा सके, यानी जब योगेंद्र भद्रा रास्ते में नहीं होगा तभी हम दोनों की शादी हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और प्लान ये था
कि मैं पहले से कर्जदार था। यूपी के 2 बंदे थे जिनसे मैंने कर्जा लिया था और 40 से 50 हज़ार रुपया मेरा कर्जा था। वो बार बार मुझे कर्जे के लिए फ़ोन करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं 40,000 नहीं बल्कि तुम लोगों को 10 लाख रुपया दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। अब वो काम यह था कि एक योगेंद्र भद्रा नाम का व्यक्ति है, उसे रास्ते से हटाना है और इसके लिए जो पैसा देना था वो प्रियंका को देना था। यानी प्रियंका भी इस प्लान में पूरी शामिल थी। अब होता यह है कि ये लोग राजी हो जाते हैं। यूपी से ये लोग आते हैं हरियाणा में और उस यमुनानगर में प्रियंका, जब वो लोग फाटक पे पहुंचते हैं तो प्रियंका अपनी इनोवा गाड़ी लेकर उन लोगों को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद अपने घर के बाहर उन्हें छोड़ देती है और फिर घर में जाती है और घर में जाने के बाद पीछे का दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। अब इन्हें कत्ल कैसे करना था? कत्ल इस तरीके से करना था कि इन्हें एक बेहोशी का इंजेक्शन, उसका ओवरडोज देना था जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यूपी से आ रहे थे उनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो कि एक हॉस्पिटल में हेल्पर था, उसे सारी चीज़ें पता थी किस तरीके से ओवरडोज किस चीज़ का दिया जाए कि मौत हो जाए इंसान की। वो उसने सारी चीज़ें अपने साथ में लेकर आया और साथ में लाकर फिर जब प्रियंका के घर में दाखिल हुआ और उस वक्त योगेंद्र भद्रा सो रहा था, उसके सोते हुए वो कोशिश करते हैं कि उसे इंजेक्शन दिया जाए। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उसकी नींद खुल जाती है, वो विरोध करता है। विरोध करते वक्त सिरिंज की एक जो सुई थी वो टूट जाती है। फिर उसके बाद दूसरी सिरिंज तैयार की जाती है। इनके पास सिर्फ 2 ही सिरिंज थी। दूसरी सिरिंज तैयार करते वक्त बाकी के लोग उसे पकड़ रखे थे, यानी रोहित और बाकी जो 2 यूपी से आए थे वो, इन दोनों ने उसे पकड़ रखा था। दूसरी सिरिंज जब इंजेक्शन लगाने की कोशिश करें तो वो भी टूट गई। अब इनके पास ऑप्शन नहीं बच रहा था कि आखिर इसे मारे कैसे। तो वहीं पर मौजूद जो उसकी तकिया थी, उस तकिए से उसके मुंह और नाक को वो ढाकते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अब योगेंद्र भद्रा की मौत होने के बाद ये लोग पीछे के रास्ते से वापस चले जाते हैं। उसके बाद उसी तरीके से ड्रामाई अंदाज में प्रियंका एक्टिंग करती है, शोर मचाती है, अपने पिता को ये बताती है। पिता उसका सिम्टम्स बताता है कि ये एक साइलेंट हार्ट अटैक है और उसके बाद फिर ये लोगों को लगता है कि ये एक नॉर्मल मौत है। असल में प्रियंका के जो पिता जो डॉक्टर थे उनका इसमें कोई हाथ नहीं था। उनको ये कुछ भी नहीं पता था कि उनकी बेटी ने ये कारनामा किया है। उन्हें जिस तरीके से सिम्टम्स बताए गए वो उसका जवाब देते हैं कि ये सिम्टम्स एक साइलेंट हार्ट अटैक का है। अब वो इसकी बात बताते हैं, उसके बाद ना तो पोस्टमार्टम होता है और ना तो कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें ये पता चल सके कि ये एक नॉर्मल मौत नहीं बल्कि एक हत्या है। इस तरीके से अब इन लोगों को जेल भेजा जाता है। जेल के बाद फिर अदालत में इनका ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल में धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है। साल 2022 में लोअर कोर्ट जो यमुनानगर की थी वो एक फैसला सुनाती है और फैसला ये होता है कि इन चारों लोगों को, यानी रोहित, बाकी के जो व्यक्ति यूपी से आए थे 2 व्यक्ति और प्रियंका, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब ये इस वक्त जेल में, ये जाहिर सी बात है कि ये लोअर कोर्ट के फैसले को ये हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिर आगे इनका क्या फैसला आता है ये देखने लायक है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।